नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि हमने इसके पूर्व की क्लास में बात की थी, कविता क्या है निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। कविता क्या है निबंध लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिसका पाठन आज हम करने वाले हैं और महत्वपूर्ण पंक्तियों को आज हम इसमें देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहता है। पहली पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, लाभ हानि, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। ये पूरी लाइन जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्राकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुप्त और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वन, पर्वत, नदी नाले, निर्झर, कछार, पटछर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़ी, फूस, शाखा, पशु पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसी ही चिर सहचर रूप हैं। खेत, धुर्री, हल, झापड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घेरना, नदी का उमड़ना, मेह का बरसना, कुहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल से बाँह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से
भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरण के जाली दस्तावेज बनाना, मोटर को चरखी घुमाना, मीटर या चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। अब हम पढ़ने वाले हैं कविता क्या है का पहला खंड, सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों-त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की ही रक्षा तक था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। अर्थात शुक्ल जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह मानवीय भाव अपने रूपों को बदलने लगे सभ्यता के आवरण के साथ साथ। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। इम्पोर्टेंट पंक्ति हो जाती है। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में, जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से यह होता है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इससे प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। तो देखिए, प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। देखिए, यहाँ पे आ गई ना कविता की आवश्यकता। ये आपके आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगी। एक खंड का नाम ही है कविता की आवश्यकता। दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। यानी कि जब कविता की आवश्यकता बढ़ती है, तब कवि कर्म कठिन होते जाता है। क्यों? क्योंकि वो सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाते हैं। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा, तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई, तुम यह सब इसीलिए कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं।
तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहे। यह हुआ प्रकृति रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। अर्थात शुक्ल कहना चाह रहे हैं कि जिन वाक्यों में हमारे भावों से हमको सीधा लगाव होता है, ऐसे वाक्यों में रसात्मकता होती है और वही रस दशा जो है आपके हृदय को मुक्त करती है। और आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? कविता कहलाती है, जो मनुष्य की वाणी में नए शब्द विधान करती है। इस बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कवेरी तीव्रित मात्र निर्वाहेणात्म पद लाभ। यह जो पंक्ति है, जिस ध्वनिकार की यहाँ बात की जा रही है, वह है आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन का यह कथन है। आपने अगर भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा होगा तो आप उसमें जानते होंगे कि आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपके परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है ऐसे ही पंक्तियों को देख करके कि यह किस आचार्य की पंक्ति है। तो यह है आनंदवर्धन की। इसमें वे कह रहे हैं कि कवि का जो धर्म है वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रचना करना नहीं है, बल्कि अपने स्व से ऊपर उठकर रचना करना है। आगे पढ़ते हैं। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, ये सारी बातें आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध में भी देखी होगी, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी, जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से हुआ करता है। अब आती है आपकी महत्वपूर्ण पंक्ति। काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह लाइन आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो यह पैराग्राफ ध्यान से सुने। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। तो देखिए, बिंब ग्रहण किसका हो सकता है? मूर्त विषय का हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू के लिए हुई बनिए की होगी। तराजू लिए हुए बनिया जो होगा उसका हम चित्र जो है इमेजिन करेंगे अपने थॉट में, जिससे हमारे करुणा भाव का कोई लगाव ना होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम हैं, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। अब हम देखते हैं कविता क्या है। निबंध का दूसरा खंड, कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखवाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशु वृत्ति में ही लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी? यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर, बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर
चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पट पर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ। यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंद उत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न की, यदि दीन दुखी का अंतर्नाद आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढंग और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में रह क्या गया। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहीं तो पहला है नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्येतर बाह्य सृष्टि की, और कहीं समस्त चराचर के। यानी कि काव्य दृष्टि 3 जगह इन्होंने बताई है। नर क्षेत्र के भीतर पहला है, दूसरा है मनुष्येतर बाह्य सृष्टि, और तीसरा है समस्त चराचर, है ना। पहले हम नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष 2 क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्येतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोक चरित्र ही है। यहाँ पर देखिए वाल्मीकि रामायण का जिक्र हुआ है और काव्य दृष्टि और प्रसार खंड में हुआ है, ये आप याद रख सकते हैं। और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है, तो बाह्य प्रकृति को उद्दीपन मात्र माना गया है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, उनके प्रति रति भाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं, कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्यों के रूप व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है। देखिए इसमें आलंबन रूप में हुआ है, वहाँ पर उद्दीपन बोला था उन्होंने बाह्य प्रकृति को, और प्रकृति का जो ग्रहण है उसे आलंबन कहा है। इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण 2 प्रकार का हो सकता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। तो वस्तु का वर्णन 2 प्रकार से ग्रहण करते हैं, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा कमल, अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफ़ेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे, और
इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित ना हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। तो ये हो गया, यदि आप इमेजिन कर पाते हैं तो बिंब ग्रहण, और सिर्फ अर्थ समझ पाते हैं तो अर्थ ग्रहण। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्योरों पर न दृष्टि जा ही सकती है, न रम ही सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। तो देखिए, वाल्मीकि के हेमंत वर्णन आपको कविता क्या है इसमें मिलता है, और यह आपका काव्य दृष्टि और प्रसार इस वाले खंड में मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। ये लिखा है, अवश्याय निपातेन किंचित प्रकलिन्न साध्वला वनाना शोभते भूमिर्निर्विष्टत ऋणा तपा। इसका अर्थ है कि जब ओस की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह बहुत सुंदर दिखाई देती है। इस पर संस्तु विपुलम शीतमुदकम द्विरदः सुखम। द्विरदः यानी हाथी, और अत्यंत तृषितो वन्य प्रतिसहरते करम। तो कह रहे हैं कि वो जो ओस की बूंदें हैं वो बहुत ही क्या है, ठंडी हैं। तो जब हाथी जो है उसको ग्रहण करने के लिए, या उसको जैसे हाथी को प्यास लगी है तो उसको पीने के लिए जब वो ओस की बूंदों को अपने सूंड में उठाता है तो वो सहर उठता है, उसको ठंडा महसूस होता है। अर्थात हाथी जो है अपनी सूंड को पीछे खींच लेता है। आगे है, अवश्याय तमोनद्धा निहार तमसावृतः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओस की बूंदें कब बनती हैं, ठंडी के दिनों में पड़ती हैं। ठंडी के दिनों में और क्या बनता है, कोहरा बनता है। तो उसी वातावरण को बता रहे हैं कि उस समय क्या छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है। तो देखिए, ये यहाँ पर वाल्मीकि जी हेमंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। तो आपको हेमंत ऋतु को जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेमंत ऋतु में कैसा मौसम रहता है, तो उसी को आपको यहाँ पर बताया गया है। आगे है, वाष्प संचन्न सलीला। सलीला यानी नदी। ऋत विज्ञेय सारसाह। विज्ञ यानी ज्ञान होना। तो नदी है करके हमें तब पता चलता है जब सारस पक्षी वहाँ आते हैं। हिमाद्र बालुकैस्तरे सरितो भान्ति साम्प्रतं जरा जर्जरितैः पद्मैः क्षीणकेसरकणिकैः नालशेषैर्हिम ध्वस्तैर्न भान्ति कमलाकराः। तो यहाँ पर उस नदी में सारस पक्षी तो आते ही हैं, लेकिन उस सरिता यानी नदी के जो बालू यानी गीली मिट्टी जो है, उससे भी हमें इस बात का ज्ञान होता है कि यहाँ पर नदी है। चूँकि कोहरा छाया हुआ है तो हमें नदी क्या है, दिखाई नहीं दे रही है ना। फिर उसके आगे की पंक्ति का अर्थ है कि देखिए, पद्म यानी कि कमल है ना, कमल का नाल। कमला कराह, कमला कराह यानी कि कमल जहाँ खिलता है, तालाब है ना। तो इसके होने का भी पता कैसे चलता है, क्योंकि कमल की पंखुड़ियाँ, उसके पत्ते जब मुरझा जाते हैं कमल, तो वो आसपास पड़े रहते हैं। तो उससे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर एक सरोवर भी है, एक तालाब भी है। तो इस तरह नदी, सरोवर, तालाब, ओस की बूंदें, ठंडी का मौसम, कोहरा और ये हाथी और सारस, इन सब का जिक्र जो है हेमंत ऋतु वर्णन में वाल्मीकि जी ने किया है। इसका अर्थ पढ़ के आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है
तरुण धूप पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झर गए हैं, जिनकी केसर कर्णिकाएं टूट फूट कर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं। उम्मीद है कि आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा। मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य ही की भीतर बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुमार संभव का जिक्र हुआ है। किसमें? कविता क्या है, निबंध, कौन सा खंड है? काव्य सृष्टि और प्रसार। तो मनुष्येतर बाह्य प्रकृति, ये जो सेकंड नंबर का ये बता रहे हैं ना, बाह्य प्रकृति तो का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश भी है ना, के बीच बीच में मिलता है। तो दो काव्य हो गए ना, कुमार संभव और रघुवंश। तो ये नाटक, अब नाटक के बारे में शुक्ल जी क्या बोल रहे हैं कि नाटक यद्यपि मनुष्य की ही भीतर बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति, देखिए भवभूति का भी नाम आया है, अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है? मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए। ये सब आपको याद रखना है, नोट डाउन करते हुए चलिए। पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। देखिए उनका क्या है, एक रचना उत्तर रामचरित। पर मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, देखिए मेघदूत में मनुष्येतर बाह्य प्रकृति की बात हुई है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ में तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है, जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है। वह घूम घूम कर वक्तता दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। तो जैसे कि आपको ये पंक्ति दे दी जाएगी कि प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। यह कथन किस रचना के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में कहा है? तो किस रचना के संबंध में कहा है? मेघदूत। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूपों में, कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय, देखिए सच्चे कवि के हृदय की बात हो रही है, ध्यान से सुने। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य का द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप, मधुप गुंजार, कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं, वे विषयी या भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम बिंदु मंडित मरकताब स्वाद्वल जाल, अत्यंत विशाल गिरि शिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गंभीर गर्त से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरन की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावों या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचना में तो
अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ देखिए, अंग्रेजी के कवि वर्ड्सवर्थ का भी यहाँ जिक्र आया है कि दृष्टि सामान्य चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की असाधारण भव्य और विशाल की ओर। साहचर्य संबुद्ध रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास का भी जिक्र है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की जोशी हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में, साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा कोविद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य और कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी की झोपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वैचित्र्य। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने की कड़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बुद्धि और भावना दोनों के समन्वय की बात की जा रही है और इसके बिना मनुष्यत्व की साधना जो है पूरी नहीं हो सकती, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे मार्मिक तथ्य। मार्मिक तथ्य अगला खंड है जिसे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।